कि अपन घर्षण की प्रॉपर्टी, घर्षण के प्रकार और इसके साथ साथ अपन जान चुके थे कि घर्षण एक आवश्यक बुराई है, यानी घर्षण के लाभ और हानि क्या हैं ये अपन पढ़ चुके थे। अब अपन बातें करेंगे घर्षण को कम करने के उपाय। भाई घर्षण से लाभ हानि जान लिए, घर्षण कम करने के उपाय, फिर उसके बाद फिर अपन जानेंगे आरोपित बल और घर्षण के मध्य क्या संबंध है, ये अपन पहले संबंध भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद घर्षण गुणांक की अपन चर्चा करेंगे, फिर घर्षण कोण और फिर विश्राम कोण। उसके बाद फिर अपने टॉपिक जो है कंप्लीट होगा घर्षण वाला। इसके बाद वृत्तीय गति वाला, जो कि चैप्टर 4 का शेष भाग चैप्टर 5 में अपन को दिया हुआ है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है घर्षण कम करने की विधियां या घर्षण कम करने के उपाय। घर्षण कम करने के उपाय ये कौन कौन से मेथड्स हैं? मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि घर्षण को अपन कैसे कम कर सकते हैं। ध्यान रखना, घर्षण को समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन घर्षण को कम किया जा सकता है। तो अपन कितना कम कर सकते हैं, किन किन तरीकों से उसे कम कर सकते हैं, वो अपन यहां इसमें जानेंगे। तो देखो, अगर ये पता हो कि घर्षण कैसे उत्पन्न होता है, तो देखिए घर्षण के उत्पन्न होने का कारण क्या है। जब एक सतह दूसरी सतह के संपर्क में आती है, जैसे एक सतह यह है, दूसरी सतह यह है, एक दूसरे संपर्क में आती है, तो किसी भी सतह को अगर अपन माइक्रोस्कोप से भी देखें तो आप ये पाएंगे कि वो पूर्णतः चिकनी नहीं है, यानी कि कंप्लीटली स्मूथ नहीं होती है। कुछ ना कुछ उसमें उभार या कुछ क्या होते हैं, उसके अंदर गर्त होते हैं। तो एक के उभार और एक के गर्त आपस में इस तरह से ज्वाइंट हो जाते हैं। इसे बोलते हैं कोल्ड बेल्डिंग, यानी शीत बेल्डिंग हो गई। कोल्ड बेल्डिंग इस प्रकार से हो जाती है। अब जैसे ही अपन गति प्रारंभ करते हैं तो ये यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इस तरह से ये इसकी वजह से क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब अगर इन गड्ढों को या गर्त को या उभार को अगर अपन कंप्लीट बराबर कर देते हैं तो यहाँ घर्षण को कम किया जा सकता है। बस यही इसका एक तरीका है। तो कैसे कैसे कम कर सकते हैं? तो सतहों पर अपन पॉलिश कर दें, पॉलिश करने से भी क्या होगा, घर्षण कम हो जाएगा। एक आप देखते हैं कि सकड़ी आकृति अपन प्रदान कर दें, सकड़ी आकृति प्रदान करने से भी घर्षण क्या होगा, कम होगा। बस है, ट्रेन है, वायुयान है, रॉकेट है, या पानी में तैरने वाली जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, वो सब क्या है, लंबाई में ज़्यादा होती है, चौड़ाई में कम होती है, ताकि पानी का घर्षण उनके ऊपर क्या होता है, कम लगता है, जिसे अपन शान बल भी एक तरह से कह रहे हैं। तो अपन देखो, पहला जो अपन ले रहे हैं मेथड घर्षण कम करने के में, वो है सतहों पर पॉलिश करके। सतहों पर पॉलिश करके घर्षण को कम किया जा सकता है। पहला तरीका यह है। दूसरा जो तरीका है वो है सकड़ी आकृति प्रदान करके। सकड़ी आकृति प्रदान करके भी घर्षण को कम किया जा सकता है। तीसरा जो मेथड अपन लिख रहे हैं वो है सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल के। सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में कैसे बदलते हैं? बॉल बेयरिंग का उपयोग करके, जो बेयरिंग लगाई जाती है पहियों वगैरह में, उससे। सक्रिय आकृति प्रदान करके। नंबर 3, तीसरा मैंने बताया कि सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलकर, सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलकर
फिर ये ऊपर की ओर अक्सर जा रहे हैं। सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलकर, और इसको इसमें बदला जाता है बॉल बियरिंग द्वारा। बॉल बियरिंग द्वारा इसको अपन उसमें चेंज कर देते हैं। 3 विधियां अपन ने जान ली घर्षण कम करने की। चौथी है स्नेहक यानी कि ल्यूब्रिकेंट्स, जिन्हें अपन कहते हैं ल्यूब्रिकेंट्स। ल्यूब्रिकेंट्स द्वारा देखो, घर्षण कम करने के लिए अपन जिस चिकनाई का उपयोग करते हैं वही क्या कहलाते हैं, लुब्रिकेंट, जो कि अपन वाहनों में भी यूज करते हैं, इसके अलावा मशीनों में यूज करते हैं। जो छोटी और हल्की जो मशीनें होती हैं उनमें कम शांता वाले पतले तेलों का उपयोग किया जाता है, और भारी जो मशीनें होती हैं उनके अंदर गाढ़े तेलों का उपयोग किया जाता है, या फिर कह सकते हैं ग्रीस का उपयोग किया जाता है। तो ल्यूब्रिकेंट्स होते क्या है, घर्षण को कम करने के लिए प्रयुक्त चिकने पदार्थ, वो ल्यूब्रिकेंट्स कहलाते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं, स्नेहक या ल्यूब्रिकेंट्स अपन उसे कहते हैं। तो देखिए क्या कह सकते हैं आप, हल्की मशीनों में कम शांता वाले, हल्की मशीनों में कम शांता वाले, हल्की मशीनों में कम शांता वाले पतले तेलों को, कम शांता वाले पतले तेलों को घर्षण कम करने हेतु प्रयुक्त करते हैं। पतले तेलों को घर्षण कम करने हेतु प्रयुक्त करते हैं। ये फिर अगर अपन बात करें भारी, या इसके एग्जाम्पल लिख लें अपन, हल्की मशीनों में कम शांता वाले पतले तेलों को घर्षण कम करने हेतु प्रयुक्त करते हैं। जैसे हल्की मशीनें कौन कौन सी अपन ले लें, जैसे घड़ियां हैं, सिलाई मशीन है, जैसे घड़ियां, सिलाई मशीन इत्यादि। इनमें कम शांता वाले पतले तेलों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। लेकिन जो भारी मशीन होगी उनके अंदर ग्रीस का उपयोग किया जाता है, या फिर कह सकते हैं भारी तेल, गाढ़े तेल का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट अपन इसमें लिख सकते हैं भारी तथा तीव्रगामी मशीनों में, भारी तथा तीव्रगामी भारी तथा तीव्रगामी मशीनों में गाढ़ा तेल, गाढ़ा तेल या ग्रीस का उपयोग किया जाता है। गाढ़ा तेल या ग्रीस का उपयोग किया जाता है। ध्यान रहे, संपीड़ित जो वायु होती है उसे भी ल्यूब्रिकेंट्स के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि स्नेहक के रूप में उसे भी प्रयुक्त किया जाता है। तो अपन यो कह दें कि संपीड़ित जो कंप्रेस्ड होती है, यानी कि संपीड़ित वायु का भी स्नेहक यानी कि ल्यूब्रिकेंट्स
संपीड़ित वायु का भी स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है। के रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखो ये अपन ने घर्षण कम करने के उपाय या विधियां जान ली हैं कि सतहों पर पॉलिश करके, सकड़ी आकृति प्रदान करके, सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलकर, किसकी सहायता से? बॉल बेयरिंग की सहायता से। स्नेहक द्वारा भी घर्षण को कम कर सकते हैं। हल्की मशीनों में कम शांता वाले तेल का उपयोग किया जाएगा, जबकि भारी मशीनों में गाढ़े और अधिक शांता वाले तेल यानी ये कह सकते हैं ग्रीस का क्या किया जाएगा? उपयोग किया जाएगा। अब अपन एक टॉपिक जो है कि आरोपित बल और घर्षण के मध्य अगर अपन ग्राफ खींचें तो ग्राफ किस तरह से आता है उसका एनालिसिस और करते हैं, उसके बाद फिर घर्षण गुणांक की अपन बातें करेंगे। देखिएगा, अब अपन जान लें इसके अंदर एक ग्राफ को, सिंपल सा ग्राफ, आरोपित बल के साथ घर्षण बल में परिवर्तन। आरोपित बल के साथ घर्षण बल में परिवर्तन। देखो आरोपित बल के साथ घर्षण बल में क्या परिवर्तन आता है, कैसे आता है वो देखिएगा। ये कोई सरफेस है, यहां कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस ब्लॉक पर लगने वाले बलों की अगर अपन बातें करें तो आप क्या पाएंगे कि एक तो इस ब्लॉक पर जो बल लग रहा है वो है इसका भार, जिसे अपन कहेंगे mg, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा, और इसका अभिलंब प्रतिक्रिया बल ये हो गया है n। अगर मैं इस ओर बल F लगाता हूं तो आप गौर कीजिएगा यहां पर मुझे इस डायरेक्शन के अंदर स्थितिक घर्षण बल भी लगेगा। यहां अगर ये स्थिति आ रही है तो आप जानते हैं कि जैसे मैं इस बल का मान बढ़ाऊंगा, यानी कि बल जो तनाव बल के रूप में होगा इसे खींचने के लिए, इस स्थितिक घर्षण बल का मान भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। इस स्थितिक घर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी जब मैं आरोपित बल का मान और बढ़ा रहा हूं तो स्थितिक घर्षण बल और आरोपित बल का मान, दोनों का मान बराबर की स्थिति में तो है, लेकिन ये ठीक फिसलने की स्थिति में आ गया। यानी कि अब अगर मैं इससे अधिक थोड़ा बल और बढ़ा दूंगा F, अगर इस F का मान इस Fs से थोड़ा और ज्यादा कर दूंगा तो ये ब्लॉक इस तरफ खिसकने की क्या होगा? स्थिति में आ जाएगा। अगर ये ब्लॉक इस तरफ खिसकने की स्थिति में आ जाता है तो ये सीमांत घर्षण की स्थिति होगी। अब इससे अधिक बल करूंगा तो फिर ये गति करना प्रारंभ कर देगा और ये गति घर्षण होगा जिसका मान सीमांत घर्षण से थोड़ा सा क्या होगा? कम होगा। यानी कि इसके अगर मैं ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। देखो अभी बनाते हैं अपन इसका ग्राफ। देखिए अगर मैं इसके ग्राफ को अगर मैं बनाता हूं तो आप समझिएगा, यहां पर मैं एक्स अक्ष पर ले रहा हूं आरोपित बल,
और इस y अक्ष पर ले रहा हूं मैं घर्षण बल को। देखिएगा, शुरू में मैंने जैसे ही इस बल F का मान बढ़ाया तो मैंने क्या देखा कि आरोपित बल, ये F आरोपित बल है और Fs क्या है, घर्षण बल है। इस आरोपित बल का जब मैं मान बढ़ा रहा हूं तो घर्षण बल का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी रेखिक रूप से बढ़ रहा है, समानुपाती रूप से बढ़ रहा है। जितना मैं बल बढ़ा रहा हूं उतना ही क्या हो रहा है, घर्षण बल का मान भी बढ़ रहा है। यानी ये ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। यहां तक ये जो बल है, ये बल है स्थैतिक बल, और इस स्थितिक बल का ये जो अधिकतम मान मेरे पास आ गया है, इसे मैं कहूंगा सीमांत घर्षण, यानी कि ये है Fs मैक्सिमम। इसे मैं कह सकता हूं सीमांत घर्षण। अब सीमांत घर्षण के बाद, ये अधिकतम मान के बाद, अब अगर मैं बल को बढ़ाता हूं तो ये क्या होगा, गतिक अवस्था में आ जाएगा, यानी कि अपना मैक्सिमम मान प्राप्त करने के बाद, और फिर ये बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से ग्राफ आएगा। यानी गति घर्षण बल का मान क्या है, नियत है। तो आपने देखा होगा ग्राफ में कि यहां मैं क्या लिख रहा हूं, इसमें गति घर्षण, गति घर्षण। गति घर्षण का मान सीमांत घर्षण से क्या है, थोड़ा सा कम होता है। इस तरह से अपने पास ग्राफ आता है। ये जो एंगल बनेगा ये होगा 45 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल ये, तो यह 45 डिग्री होगा। यहां पर एक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूफ कर सकते हैं, देखो कैसे। अगर मैं इधर ही ग्राफ में साइड में, चलो नीचे निकाल देते हैं, अगर मैं इसमें 10 की वैल्यू देखता हूं तो देखो आप 10 45 इजिकल 10 इजिकल टू क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब यानी ये वाली साइड, तो ये वाली साइड किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एफएस। एफएस आ जाएगा भैया, तो यही कह सकता हूं घर्षण बल है इस अक्ष पर। भाई इस अक्ष पर तो कौन है, घर्षण बल है, ये लो। इस अक्ष पर तो क्या आ रहा है, ये घर्षण बल आ रहा है, और इस अक्ष पर कौन आ रहा है, आरोपित बल एफ। और आप जानते हो 10 45 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि F इजिकल टू क्या हो गया, F हो गया। ये प्रूफ यहां पर मैंने कर दिया है। यानी ये चीज स्पष्ट हो गई कि जो घर्षण बल है, यानी सीमांत घर्षण से पूर्व, ये कह सकता हूं सीमांत घर्षण तक, सीमांत घर्षण तक घर्षण बल इजिकल टू कौन सा बल होगा, आरोपित बल होगा। ये लो, सीमांत घर्षण तक घर्षण बल का मान किसके बराबर होगा, आरोपित बल के बराबर होगा। ये अपने पास एक ग्राफ आ गया है सिंपल तरीके से। ये आपको ध्यान रखना है, ये विशेष ध्यान रखना है कि गतिक घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण से क्या है, थोड़ा सा कम है। ये एक सिंपल अपने ग्राफ ले लिया है। अब अपन बातें करेंगे घर्षण गुणांक की, यानी घर्षण गुणांक है क्या। फिर उस घर्षण गुणांक को समझने के बाद जो अपने पास जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, फिर अपन उसकी बात करेंगे। घर्षण गुणांक के बाद अपन चर्चा करेंगे घर्षण के नियमों की। एक सिंपल सा ग्राफ अपन ने ले लिया है। देखिए भाई, नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है अब अपने पास घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन म्यू से। देखिए भाई घर्षण गुणांक है क्या, किसे अपन कहते हैं, तो ये घर्षण गुणांक के दो प्रकार हैं, एक तो है स्थिति घर्षण गुणांक और एक है गति घर्षण गुणांक। तो देखिए नंबर फर्स्ट की अपन बात करें, नंबर 1 स्थितिक घर्षण गुणांक। स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एस से। देखो स्थितिक घर्षण गुणांक क्या है इसको अपन समझें, तो देखिए आप इसमें ध्यान दीजिएगा, जो स्थितिक घर्षण बल होता है वो स्थितिक घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी स्थितिक घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के क्या है, समानुपाती है। तो जैसे इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक जो आनुपातिक की जो नियतांक लगता है वो नियतांक कहलाएगा स्थितिक घर्षण गुणांक। तो देखिए क्या अपन ने क्या कहा मैंने अभी कि दो संपर्क सतहों के मध्य दो संपर्क सतहों के मध्य सीमांत घर्षण बल, मैं इसे इस तरह से लिखता हूं, दो संपर्क सतहों के मध्य सीमांत घर्षण बल Fs, ये मैक्सिमम। दो संपर्क सतहों के मध्य सीमांत घर्षण बल यानी कि जिसे अपन Fs मैक्सिमम कह रहे हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल N। ध्यान रहे अभिलंब प्रतिक्रिया बल को मैं कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कहीं कहीं इसे कैपिटल R से भी दर्शाया जाता है, मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल N से। तो क्या कहा मैंने, दो संपर्क सतहों के मध्य सीमांत घर्षण बल Fs मैक्सिमम अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैपिटल N के समानुपाती होता है। ये लो, अर्थात Fs मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल, क्या हो गया, अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैपिटल N हो गया। अब जैसे ही अपन इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे यहां एक नियतांक आ जाएगा और ये नियतांक हो गया है म्यू एस। तो यहां ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है, Fs मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस अपॉन में N, सॉरी जैसे ही अपन इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा रहे हैं एक नियतांक आ गया है म्यू एस और ये यहाँ क्या है N। ये लो, यहाँ जो ये म्यू एस है इसे ही अपन कहते हैं स्थितिक घर्षण गुणांक। तो देखो यहाँ म्यू एस एक स्थिरांक है जिसे आनुपातिक स्थिरांक कह सकते हैं, जिसे स्थितिक घर्षण गुणांक, जिसे स्थितिक घर्षण गुणांक, जिसे स्थितिक घर्षण गुणांक कहते हैं।
और इस स्थैतिक घर्षण गुणांक का जो मान होता है दोनों संपर्कित वस्तुओं के पदार्थ पर निर्भर करता है। कहते हैं जिसका मान दोनों संपर्कित वस्तुओं के पदार्थ पर निर्भर करता है। जिसका मान दोनों संपर्कित वस्तुओं के पदार्थ पर क्या करता है, मान निर्भर करता है। अब देखिएगा भाई, इसी समीकरण से मैं यूं भी ले सकता हूं, तो म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम अपॉन में क्या हो गया है, एन। तो आप क्या कह सकते हो कि स्थितिक जो घर्षण गुणांक है, कि जो स्थितिक घर्षण गुणांक है वो किस पर कैसे परिभाषित कर सकते हैं। अपन ये कह सकते हैं कि सीमांत घर्षण बल, ये हो गया है कैपिटल एन, यानी कि स्थितिक घर्षण गुणांक इज इक्वल टू क्या बन गया है, सीमांत घर्षण बल बटे में अभिलंब प्रतिक्रिया बल। सीमांत घर्षण बल अपोन में अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो क्या हो गया इस रिजल्ट, क्या क्या परिभाषा बन गई, तो अपन कह सकते हैं अर्थात किन्हीं दो संपर्क तलों के मध्य, अर्थात किन्हीं दो संपर्क तलों के मध्य, अर्थात किन्हीं दो संपर्क तलों के मध्य सीमांत घर्षण बल के मध्य सीमांत घर्षण बल वे अभिलंब प्रतिक्रिया बल, वे अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अर्थात किन्हीं दो संपर्क तलों के मध्य सीमांत घर्षण बल वे अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुपात को स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन जो फॉर्मूले से अपने पास बन रही थी वो अपन ने बना दी है कि किन्हीं दो संपर्क तलों के मध्य सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुपात को क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं, म्यू एस। इसका कोई मात्रक होगा नहीं क्योंकि ये दो बलों का अनुपात है, इसकी कोई विमा नहीं होगी क्योंकि ये दो समान राशि यानी दोनों बल क्या है, उन बलों का क्या है, ये अनुपात है। तो यहाँ अपन ने पहला जो पढ़ लिया है वो है स्थैतिक घर्षण गुणांक। अब नंबर सेकंड पढ़ेंगे अपन इसके अंदर गति घर्षण गुणांक। ठीक इसी प्रकार से है, केवल परिवर्तन ये करना है, स्थिति के स्थान पर क्या लिखना है, गति करना है, और घर्षण गुणांक में म्यू एस की जगह क्या लिखना है, म्यू के लिखना है अपन को। देखिए अब नंबर सेकंड, नंबर 2, गतिक घर्षण गुणांक। गतिक घर्षण गुणांक या इसे अपन कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन।
इसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन म्यू के से। देखो वही सेम उसी तरीके से अपन कह देंगे कि दो संपर्क सतहों के मध्य, दो संपर्क, सॉरी एक मिनट, अपने एक चीज और देख लें कि जो अभी अपने पास जो वैल्यूज आई थी, देखो इससे पहले, इसको पढ़ने से पहले उसका एक पॉइंट और अपन ऐड कर लें थोड़ा सा, कि स्थिति घर्षण जो अपन ने पढ़ा था वहां आपने अगर देखा हो तो आपने देखा था कि जो एफएस मैक्सिमम था वो किसके इक्वल आया था, वो आपने लिखा था म्यू एस एन, ये आया था मेरे पास। अब ध्यान दें, यहां स्थिति घर्षण बल का ये कैसा मान है, अधिकतम मान है, यानी कि ये अगर अधिकतम मान है और आपको पता है कि अपन इसको, इसी इक्वेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी स्थिति घर्षण नियम को, तो देखो अतः स्थैतिक घर्षण नियम को, अतः स्थिति घर्षण नियम को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। कैसे व्यक्त कर सकते हैं कि मैं कह दूं कि अगर स्थिति घर्षण है एफएस, तो ये जो वैल्यू होगी ये या तो इसके बराबर या इसके क्या होगी, अधिक होगी, और इज इक्वल टू म्यू एस एन। ये लो, ये मेरे पास आ गया है स्थैतिक घर्षण नियम। ये लो, अब अपन पढ़ेंगे नंबर सेकंड को, ताकि देखो ये पॉइंट अपना मिस ही हो जाता है यहाँ पर, तो मिस नहीं हो इसलिए अपन ने यहाँ इसको ऐड कर दिया है पहले। अब अपन पढ़ेंगे इसमें नंबर 2। नंबर 2 पर जो अपने पास है वो अपन पढ़ रहे हैं गति घर्षण गुणांक या गति घर्षण, गतिक घर्षण गुणांक, जिसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे म्यू के से। सेम वही स्टेटमेंट, वैसी ही लाइन लिखी जाएगी कि जैसा मैंने इसमें स्थितिक में लिखा था। क्या लिखा था कि किन्हीं दो संपर्क, किन्हीं या यूं कह सकते हैं दो संपर्क सतहों के मध्य, दो संपर्क सतहों के मध्य, दो संपर्क सतहों के मध्य गति घर्षण बल, गतिक घर्षण बल, जिसे कि मैं कह रहा हूं एफ के, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। देखो अपन पहले ही जो यांत्रिकी में सामान्य बल है उसके अंतर्गत अपन इसे पढ़ चुके हैं। अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है क्या, दो संपर्क सतहों के मध्य गति घर्षण बल एफ के अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैपिटल एन के समानुपाती होता है। अर्थात आप कह दीजिए एफ के इज प्रोपोर्शनल एन। जैसे ही इस प्रोपोर्शनल के साइन को आप हटाएंगे एक कांस्टेंट क्या लग जाएगा, म्यू के। ये लो, तो आप कह सकते हैं यहां म्यू के एक नियतांक है जिसे गतिक घर्षण गुणांक, जिसे गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। ये अपन ने कह दिया है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, गति घर्षण गुणांक कहते हैं। अब देखो इसी को मैं कैसे कह सकता हूं, म्यू के इज इक्वल टू एफ के अपॉन में एन, यानी कि गतिक घर्षण बल अपॉन में ये हो गया है अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो क्या परिभाषा आ गई, ठीक उसी प्रकार से डेफिनेशन बन जाएगी अपने पास कि गति घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का जो अनुपात है वही क्या है, गति घर्षण गुणांक है।
देखिए इसकी गति घर्षण गुणांक की अपन डेफिनेशन को पूरा कर ले हैं। अर्थात इसके बाद का मैं यही लिख रहा हूं, मैं क्या कह सकता हूं, अर्थात किन्हीं दो संपर्क तलों के मध्य, अर्थात किन्हीं दो संपर्क तलों के मध्य, किन्हीं दो संपर्क तलों के मध्य गति घर्षण बल के मध्य गति की घर्षण बल एवं अभिलंब प्रतिक्रिया बल, गति घर्षण बल एवं अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अर्थात किन्हीं दो संपर्क तलों के मध्य गति घर्षण बल एवं अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या जो अनुपात है, गति घर्षण बल एवं अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुपात को गतिक घर्षण गुणांक के अनुपात को गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। ये लो, इसकी भी डेफिनेशन अपने पास आ गई है। तो अपन ने दोनों जान लिए हैं, स्थितिक घर्षण गुणांक क्या है और गतिक घर्षण गुणांक क्या है। ध्यान रहे, गतिक घर्षण गुणांक का मान जो है स्थितिक से, जो सीमांत घर्षण बल के लिए जो मान आता है उससे क्या होता है, कम होता है। देखिएगा यहां अपन ने ये पॉइंट अपन ने पूरे कर लिए हैं। अब नोट डाल के कुछ विशेष बिंदुओं की अपन इसमें चर्चा कर लें। अगर किसी वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल F है और वस्तु अगर गति कर रही है तो उस वस्तु में त्वरण होगा क्या। तो देखिए जैसे मान लिया वस्तु पर अपन ने 20 न्यूटन का बल लगाया और गति घर्षण बल उसमें 10 न्यूटन है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु पर परिणामी बल क्या होगा, 20 - 10 यानी 10, और जो उसका द्रव्यमान दे रखा है उससे अपन उसे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि बल बटे द्रव्यमान क्या होता है, त्वरण, तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा, अपन को ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए इस पॉइंट को अपन लिख लेते हैं नोट के अंदर। तो नोट के अंदर मैं पहला पॉइंट ले लेता हूं, क्योंकि अपन 2 पॉइंट लेंगे नोट के अंदर। नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट नोट के अंदर मैं ले लेता हूं कि यदि किसी वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल F है, यदि किसी वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल F है, यदि किसी वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल क्या है, F है, तथा सतहों के मध्य गतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल F के है, F के उपस्थित हो। देखो ये कॉन्सेप्ट अपनी एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है, एज इट ऐसे कैसे है, जिसको कि मैं आपको दे रहा हूं। तथा सतहों के मध्य गतिक घर्षण बल F के उपस्थित हो तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण देखिए क्या होगा, A = F - F के अपॉन में M होगा, जहां M वस्तु का क्या है, द्रव्यमान है, जहां M वस्तु का क्या है,
द्रव्यमान है। ये अपने पास ये त्वरण होगा। अब इसमें अगर मैं स्पेशल केस ये लगा दूं कि अब यदि बाह्य बल हटा दिया जाए तो देखो यानी जीरो कर दिया जाए। अब यदि भाई गति तो ये कर रहा था बाह्य बल की वजह से, अब यदि बाह्य बल हटा दिया जाए तो, अगर बाह्य बल अपन हटा देंगे तो F की वैल्यू क्या कर दी जाएगी, जीरो। तो ऐसी स्थिति के अंदर A इजिकल टू माइनस एफ के अपोन में क्या रह जाएगा, m रह जाएगा, यानी कि ऋणात्मक त्वरण होगा। अर्थात वस्तु के अंदर क्या होगा, मंदन होगा। मंदन होगा यानी कि वस्तु का वेग धीरे धीरे कम होते होते अंततः वस्तु क्या होगी, रुक जाएगी, यानी वस्तु कुछ दूरी जाकर के रुक जाएगी। तो यानी A इजिकल टू हटा दिया जाए तो A इजिकल टू माइनस एफ के अपोन में m, अर्थात वस्तु में मंदन होने लगता है। अर्थात वस्तु में मंदन होने लगता है, ये अपन कह सकते हैं। यानी वस्तु कुछ दूर चलने के बाद क्या होगी, रुक जाएगी। यानी वस्तु कुछ दूर चलने के बाद रुक जाएगी, यही तो होगा। और गति घर्षण F भी क्या होगा, शून्य हो जाएगा। और गतिक घर्षण F के भी शून्य हो जाएगा। ये लो, ये कॉन्सेप्ट आ गया अपने पास। नोट में अपन ने ये विशेष पॉइंट जान लिया है कि जो अपनी काफ़ी हेल्प करेगा, शून्य हो जाता है। नोट का दूसरा पॉइंट में ये कह दूं कि मेरे पास 3 घर्षण गुणांक आए। एक आया है स्टैटिक यानी कि स्थितिक घर्षण गुणांक, दूसरा मैंने इसके अंदर पढ़ा है गति घर्षण गुणांक, और तीसरा एक और होगा वो है लौटनी घर्षण गुणांक यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन। तो ध्यान रहे जो रोलिंग फ्रिक्शन वाला गुणांक है यानी कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, यानी कि यूँ कह सकते हैं लौटनी घर्षण गुणांक जो है उसका मान सबसे कम होता है, उससे अधिक गति घर्षण गुणांक का मान होगा, और सबसे अधिक क्या होगा, स्थिति घर्षण गुणांक का मान अधिक होगा। तो आप इसे याद रखिएगा, म्यू एस सबसे अधिक होता है, उससे कम गति घर्षण गुणांक होता है, और सबसे कम क्या होता है, म्यू आर होता है। आर यहां पर क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन के लिए यानी कि लौटनी घर्षण यानी लौटनी घर्षण गुणांक है ये। यही कारण है कि लौटनी घर्षण गुणांक का मान सबसे कम होने की वजह से जो है मानव ने पहिए का आविष्कार किया, और पहिए के अंदर सर्पी घर्षण किसमें बदल गया है, लौटनी घर्षण में। बॉल बेरिंग द्वारा भी अपन यही करते हैं, सर्पी घर्षण को लौटनी घर्षण में बदल दिया जाता है, जिससे कि घर्षण के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो यहां देखिए अपन ने ये घर्षण गुणांक अपन ने पॉइंट इसमें पूरा कर लिया है। अब अपन ने जो घर्षण के बारे में अभी तक जो पढ़े हैं, जो निष्कर्ष या रिजल्ट अपन ने देखे हैं, वो घर्षण के नियम बन गए। कैसे नियम बन गए, देखो मैं कैसे कह सकता हूं कि घर्षण बल जो है एक स्वयं समायोजित बल है। ये अपने कुछ पॉइंट अपन ने पढ़े थे। इसमें अपन ने पढ़ा कि घर्षण बल का मान संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। स्थिति घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। गति घर्षण बल का मान भी अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। ये जो कॉन्सेप्ट जो रिजल्ट अपने पास निकल के आए हैं, इन सारे जो अपन ने जो सारे जो पॉइंट जो पढ़े हैं, उनसे जो निष्कर्ष अपने पास निकल के आए हैं, ये सारे निष्कर्ष ही घर्षण के नियम बन गए हैं। तो इनको अपन नोट कर लेते हैं शॉर्ट के रूप में। देखो कि भाई घर्षण के नियम क्या अपने पास बन गए हैं, उनको अपन नोट कर लेते हैं। इन पर आधारित बड़े आंकिक प्रश्न भी अपन को हल करने हैं, लेकिन पहले अपन इस टॉपिक को पूरा कर लें, फिर अपन आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे।
देखिए अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर, वो है घर्षण के नियम। वैसे अपन इनको पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां एक जगह अपन को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। भाई जो भी अपने पास निष्कर्ष रिजल्ट आए हैं, उन निष्कर्ष या रिजल्ट को, यानी जो कंक्लूजन आया है, उसको अपन नियम के रूप में यहां लिख रहे हैं, जो कहलाएंगे घर्षण के नियम। तो देखिए पहला घर्षण का नियम क्या बन रहा है। नंबर 1, पहला यह कहता है कि घर्षण बल का मान संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है, ये उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर संपर्क सतह खुरदरी है तो संपर्क बल का मान ज्यादा, घर्षण बल का मान ज्यादा होगा, और अगर चिकनी है तो घर्षण बल का मान क्या होगा, कम होगा। तो देखिए घर्षण के नियमों में नंबर 1 पहला, घर्षण बल का मान संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। घर्षण बल का मान संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। घर्षण बल का मान संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, परंतु मैंने क्या कहा कि संपर्क जो सतह हैं उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है, परंतु संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। परंतु संपर्क सतहों की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। अगर सतह खुरदरी है तो इसका मान ज्यादा होगा, और अगर चिकनी है तो घर्षण बल का मान क्या होगा, कम होगा। पहला नियम क्लियर हो गया आपका। देखो ये सारी पॉइंट अपन पढ़ चुके थे, अब इनको नियम के रूप में लिख रहे हैं अपन, बस केवल इतना सा है। दूसरा अपन क्या कह दें कि गति घर्षण बल का मान पिंड के वेग पर निर्भर नहीं करता है। गति के घर्षण बल का मान वस्तु या पिंड, कुछ भी कह दो, पिंड के वेग पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा जो घर्षण के नियमों में बन रहा है वो ये है, सीमांत घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। सीमांत घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात Fs मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल n, यानी कि Fs स्थितिक घर्षण बल होता है और मैक्सिमम होते ही यानी कैसा बल बन गया, ये सीमांत घर्षण बल, क्योंकि स्थितिक घर्षण बल का अधिकतम मान ही क्या है, सीमांत घर्षण बल है। चौथा और लास्ट नियम वही ठीक इसी प्रकार, देखो ये भी अपन पढ़ चुके हैं। चौथा और लास्ट नियम ये आ रहा है कि गतिक घर्षण बल का मान अभिलंब
प्रतिक्रिया, गति घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, अर्थात Fk इज प्रोपोर्शनल n। ये लो, यहाँ अपने पास ये अपन ने घर्षण के नियम यहाँ अपन ने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब अपन बातें करेंगे इसमें घर्षण कोण की, कि घर्षण कोण होता क्या है, उसकी चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ एक बल और आएगा जिसे अपन कहते हैं संपर्क बल। उस संपर्क बल को भी अपन इसके साथ शामिल करते हुए उसको अब अपन जानेंगे। यहाँ तक आप इसे नोट करें कि घर्षण के नियम भी अपन ने जान लिए। बुक के अंदर ये अपनी में नियम दे रखे हैं, लेकिन हेडिंग ये नहीं दे रखी कि गति के घर्षण के नियम ये हैं, बस ये कि उनके बारे में लिख दिया है, अलग से टॉपिक के रूप में नहीं दे रखा है। बुक में थोड़ी सी जटिलता आ जाती है पढ़ने में, इसलिए आपके लिए इसको बिल्कुल सरल तरीके से आपके लिए इसको लिख दिया गया है। आप इसे नोट कीजिएगा। तो देखिए, अब जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो अपन पढ़ेंगे घर्षण कोण, या यूँ कह सकते हैं संपर्क कोण भी कहते हैं अपन इसे। तो यूँ कह सकते हैं संपर्क बल व घर्षण कोण, यूँ लिखते हैं अपन, संपर्क बल व घर्षण कोण। देखो, संपर्क बल को अपन रिप्रेजेंट करेंगे Fc से, लिख देते हैं संपर्क बल Fc व घर्षण कोण लैम्डा, यानी कि फ्रिक्शन एंगल। सबसे पहले अपन ये देखें कि संपर्क बल होता क्या है। अपन जानते हैं जब किसी पिंड पर कोई बल आरोपित होता है तो उस पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल और लगता है, और उस अभिलंब प्रतिक्रिया बल के लगने और घर्षण बल के लगने, उनका जो परिणामी होगा वो परिणामी ही क्या कहलाएगा, संपर्क बल कहलाएगा। तो पहले अपन उसको डिफाइन कर लें, क्योंकि ये शब्द अपने पास काम आएगा। किसी पिंड पर बल आरोपित करने पर उस पर लगने वाले परिणामी बल को किसी पिंड पर बल आरोपित करने पर, किसी पिंड पर बल आरोपित, किसी पिंड पर बल आरोपित करने पर उस पर लगने वाले किसी पिंड पर बल आरोपित करने पर उस पर लगने वाले परिणामी बल को, उस पर लगने वाले परिणामी बल को संपर्क बल Fc कहते हैं। ये लीजिए, अब अपन लिख लेते हैं अगली डेफिनेशन इसी के साथ साथ घर्षण कोण की। देखो, ये जो घर्षण कोण है, विश्राम कोण है, घर्षण के लास्ट टॉपिक हैं, और ये अपन को न्यूमेरिकल हल करने में मदद करेंगे। जो बुक के अपने जो आंकिक प्रश्न दे रखे हैं उनको अपन इनकी सहायता से हल कर पाएंगे कई क्वेश्चनों को। तो अब देखिएगा भाई, अगला जो अपन पॉइंट लिखे हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ, घर्षण कोण है क्या। तो देखो, सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण की स्थिति में सीमांत घर्षण की स्थिति में संपर्क बल
FC, वे अभिलंब प्रतिक्रिया बल N, वे अभिलंब प्रतिक्रिया बल N के मध्य बनने वाले कोण को घर्षण कोण लैम्डा कहते हैं। अब इन चीजों को अपन समझें तो संपर्क बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के मध्य बनने वाले कोण को ही क्या कहते हैं अपन? घर्षण कोण लैम्डा कहते हैं। अब देखिएगा जरा, इसे अपन समझें। ये मैंने कोई सरफेस बना दी, इसे वापस बनाते हैं। देखिए अब मैंने यहां इसके ऊपर ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है। अब जरा इस पर लगने वाले बलों को देखो। आप चर्चा अपन करें तो सबसे पहला बल तो जो है वो इसका भार W, जो क्या होता है mg, अपन पढ़ चुके हैं यांत्रिकी में सामान्य जो बल है उसके अंतर्गत। अब इसके बाद देखो इस पर क्या लगेगा? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। दोनों सतहों के लंबवत, बिल्कुल सतह ये है इनको मिलाने वाली, कॉन्टैक्ट वाली, इसके लंबवत ये रहा अभिलंब प्रतिक्रिया बल N हो गया। अब देखें, अगर मैं इसके ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर ये कोई फोर्स लगाता हूं F, यानी कोई तनाव बल T लगा रहा हूं इसे इधर खींचने के लिए, तो इस पर इस डायरेक्शन के अंदर क्या होगा? स्थितिक घर्षण बल लगेगा, जिसको मैं यहां पे भी शो कर सकता हूं Fs से। चलो ये हो गया है Fs। ये इसका अधिकतम मान अगर ले लूं मैं सीमांत स्थिति, क्योंकि मैंने परिभाषा में क्या लिखा है भाई? सीमांत घर्षण की स्थिति में, ध्यान रखना, सीमांत घर्षण की स्थिति में, तो इसलिए मैंने Fs मैक्सिमम लिया है। अब देखो ये जो बल लग रहा है, एक तो बल ये लग रहा है घर्षण बल, एक अभिलंब ये बल लग रहा है। क्या कहा मैंने? किसी पिंड पर बल आरोपित करने पर, ये बल आरोपित करने पर उस पर लगने वाले परिणामी बल को संपर्क बल कहते हैं। तो इसका और इसका परिणामी बल क्या होगा? यहां होगा, ये हो गया है परिणामी बल, और इस परिणामी बल को क्या कहूंगा मैं? FC। ये परिणामी बल बन गया, क्योंकि ये दोनों परस्पर परपेंडिकुलर हैं, तो बिल्कुल मिड से आएगा ये एंगल, ये परिणामी बल बन गया है। अब देखो इसके बाद संपर्क बल FC हो गया और अभिलंब प्रतिक्रिया बल N, इनके मध्य जो कोण बनेगा, ये जो एंगल होगा, ये एंगल ही क्या कहलाएगा? लैम्डा कहलाएगा। ये एंगल क्या बना दिया मैंने? लैम्डा। यानी इस एंगल लैम्डा को ही अपन क्या कहेंगे? घर्षण कोण कहेंगे। तो यहां अपने पास घर्षण कोण की परिभाषा आ गई, और संपर्क जो बल है वो भी अपन ने यहां पर ये निकाल लिया है। तो क्लियर इच पॉइंट? अगर ये पॉइंट क्लियर है तो अब अपन इसमें इसकी डेरिवेशन करेंगे, इसकी वैल्यूज अपन निकालेंगे। सिंपल सा टॉपिक है, फिर इसके बाद विश्राम कोण को अपन पढ़ेंगे। आप इसे एक बार नोट करें, ये डेफिनेशंस, ये पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद ही फिर अपन इसके आगे की क्या करेंगे? बातें करेंगे कि क्या और कैसे कैसे।